स्वागत है आप सभी का। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की, मतलब सी सेट की। ओवरऑल पढ़ेंगे, सारे टॉपिक कवर होंगे। मैथ्स के भी जो बेसिक मैथमेटिक्स और हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक है वो भी कवर होंगे, वो मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूं आपको। जब कभी भी मैथ्स की शुरुआत करते हैं तो उसमें नंबर के बारे में पहले पढ़ना जरूरी है। तो मैं आज आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये हमारी पहली क्लास होगी। मैथ्स से शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था मैथ्स और रीजनिंग पैरेलल चलेगा। अभी हम मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं मैथ्स। सी सेट में पहला स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स से। एप्टीट्यूड, इसको क्वांट भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, जैसा आपको बोलना है बोल लीजिए। मतलब है हमारे टॉपिक से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से हिंदी में क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। कभी भी मैथ्स पढ़ने जाएं, पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। कहीं कहीं पर सरलीकरण से भी शुरू हो जाता है, लेकिन सरलीकरण वाला जो टॉपिक है वो हम बाद में पढ़ेंगे। बैंकिंग की जब तैयारी करते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेशन पढ़ना पड़ता है, जो आपको बाकी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो वो सारा सिखाएंगे। पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होगा मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं। हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका पूरा डिटेल मेथड देखेंगे, क्योंकि कुछ छात्र जो है वो मेंस की भी तैयारी करेंगे। तो मेंस और प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम में इतना ही अंतर है कि प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम में 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन में से एक आंसर चुनना होता है, मतलब आंसर से मतलब है। लेकिन जब हम मेंस की तैयारी करते हैं जिसमें सब्जेक्टिव होता है, उसमें हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है अपने मेथड को, बस इतना ही अंतर है। तो वनडे एग्जाम के लिए शॉर्टकट अपनाएंगे और उसके लिए लॉन्ग कट मेथड देखेंगे जब आप मेंस देंगे। तो ओवरऑल देखेंगे, दिक्कत नहीं जाएगी। रटने वाला काम बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला नहीं रटवाएंगे, देखिएगा तुरंत तुरंत डिड्यूस करेंगे फॉर्मूला को। चलिए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। मैथ्स पढ़ने से पहले संख्याओं को जानना जरूरी है। जब तक संख्या नहीं जानेंगे मैथ्स नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो उस संख्या की बात नहीं कर रहा हूं जो शून्य से शुरू होती है या एक से शुरू होती है, और जब तक गिनती आपको आती है उस संख्या की बात हम नहीं करेंगे। हम अलग अलग संख्याओं के समूह की बात करेंगे, ग्रुप ऑफ नंबर्स की बात करेंगे। तो अलग अलग ग्रुप के अनुसार कितने अलग अलग नंबर होते हैं, इसकी चर्चा पहले करेंगे। आई होप सारी चीजें सही है। सारी चीजें सही हैं तो एक बार बोल दीजिए यस, क्लास शुरू की जाए। और हम क्लास शुरू करते हैं लाइव जुड़े हुए छात्र। अगर लाइव नहीं कर पाते हैं कोई, तो जैसे कि मैंने बताया रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रतिदिन उपलब्ध होगा। चलिए चलिए ठीक है, फिर सारी चीजें सही है। समझने पे ध्यान देना, नोट कर लोगे तब जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे। समझना इधर, क्लियर है? सुनते जाना एक एक जो बातें कर रहे हैं यहां पर। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। संख्या पद्धति, संख्या के बारे में पहले जानिए। तो यहां पर हेडिंग हो जाएगी संख्याएं। संख्याएं, हेडिंग क्या हो जाएगी? संख्याएं। नंबर्स, नंबर्स। क्लियर? देखते चलो। सबसे पहला सम और विषम संख्या, जिसकी बात मैं नहीं करूंगा, हर कोई जानता है। सम संख्या मतलब इवन नंबर्स, 2 4 6 8 10 12, पता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही विषम संख्याएं होंगी जिनको ऑड नंबर्स बोलेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 लाइक दिस। इसकी बात मैं नहीं करूंगा। मैं शुरुआत करूंगा अपनी संख्याओं की प्राकृत संख्या से। किससे? प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्याएं, ये पहली संख्या। चलिए, इंग्लिश में भी बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। परिभाषा वगैरह कुछ नहीं लिखनी है हमको, मैथ्स पढ़ना है, हमको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। जब जिस दिन अंडरस्टैंडिंग रखना सीख गए, मैथ्स बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, होता भी नहीं है। थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान, थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये हो जाता है मैथ्स। ठीक है, सीखिए। प्राकृत संख्याएं कह रहे हैं, या प्राकृतिक संख्याओं भी बोल सकते हो आप। नेचुरल नंबर इंग्लिश में होगा। नाम क्यों पड़ा ये भी बताएंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा,
ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको प्राकृत बोलेंगे? तो शुरुआत होती है 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कहां तक? जहां तक गिनती कर पाएंगे। कौन? आप नहीं, कोई भी जहां तक गिनती कर पाएगा, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे कैलकुलेटर हो, चाहे रोबोट हो, जहां तक गिनती कर पाने में मनुष्य सक्षम है अभी, और ऐसी संख्या जो पूर्ण रूप में होंगी, देखो कहीं पर भी दशमलव नहीं है, वो सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल मत करिएगा कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा, अनंत तो पता नहीं ना कितना है। हमको यह डेफिनेशन करना है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होते हुए वहां तक जाती है जहां तक हम गिनती कर पाने में, काउंटिंग कर पाने में सक्षम है। वी आर एबल टू काउंट, अप टू विच वी आर एबल टू काउंट। क्लियर? अब वो कैलकुलेटर के माध्यम से हो, कंप्यूटर के माध्यम से, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, 1 से शुरू होगा, बस ये ध्यान रखिएगा, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, इसका नाम प्राकृतिक या प्राकृत संख्या क्यों है, नेचुरल नंबर क्यों है? इसके पीछे भी कारण है। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनको प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है। जैसे नेचर में दिखने वाली कोई भी चीज की गिनती कैसे करोगे आप? उदाहरण के तौर पे आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, आपको पेड़ दिखाई दिए, अनेकों पेड़ दिखाई दिए, उस जगह पे रुककर आपने गिनती करना शुरू किया उस पेड़ की गिनती कैसे करोगे आप? बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से गिनती करोगे, इस बात को ध्यान ना देते हुए कि कोई पेड़ बड़ा है कि कोई पेड़ छोटा है। क्लियर? अगर कोई पेड़ छोटा है, कोई पेड़ बड़ा है, तो आप उसको गिनती करके ऐसा नहीं बोलोगे कि यहां पर कुल 3.5 पेड़ है, नहीं, आप 4 पेड़ ही बोलोगे, भले एक पेड़ छोटा क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है? तो प्रकृति में दिखने वाली जो भी चीजें जिसकी गिनती जिस नंबर से करते हैं, जिस संख्या से करते हैं, वो प्राकृत संख्या होगी, प्रकृति के द्वारा दिया गया यह नंबर है। ओके, चलिए समझ में आई बात? तो ये होगी प्राकृतिक या प्राकृत या नेचुरल नंबर्स। दूसरा नंबर हमारा आ जाता है इसी कैटेगरी में, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, एक एक चीजें आराम से सीखते चलिए। इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर्स, होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं के परिवार में, ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का परिवार। प्राकृत संख्याओं के परिवार में अगर शून्य को लगा दे और बाकी पूरे प्राकृत संख्या को ही ले ले, बाकी पूरे प्राकृत संख्या को ही ले ले, क्या कहलाएगा? ये पूर्ण संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्याओं का परिवार। बस अंतर क्या है? अंतर बस इतना है कि प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य नहीं होगा, जबकि पूर्ण संख्याओं के या होल नंबर के परिवार में शून्य शामिल हो जाएगा। जब प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर दिया, बन गया क्या वो परिवार? पूर्ण संख्याओं का। क्लियर? बस इतना ही अंतर है। अगली संख्याओं का समूह आ जाता है पूर्णांक। पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स। अभी तक इन दोनों परिवारों में हमको ऐसे देखने को मिला कि शून्य के दाईं तरफ चल रहे थे। शून्य के दाईं तरफ चलने पे, शून्य के दाईं तरफ चलने पे जो हमारा 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है, वो सारी संख्याएं धनात्मक है, सारी संख्याएं धनात्मक है, पॉजिटिव है। क्लियर? जबकि शून्य की बाईं तरफ जब हम चलेंगे, शून्य की जब हम बाईं तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, जिसको नेगेटिव नंबर्स बोलेंगे। जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, कहां तक? वहीं तक जहां तक गिनती कर सकते हैं। ऋण में जितनी धन में संख्याएं होंगी उतनी ऋण में संख्या होगी। शून्य की दाईं तरफ आपका धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इधर आएंगे तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, 8, 9, इस तरीके से जहां तक भी गिनती कर पाने में सक्षम है। तो जब इन पूरी संख्याओं के समूह को ले लिया जाएगा जहां पर शून्य भी होगा, धनात्मक संख्याएं मतलब प्राकृत संख्याएं भी होंगी और ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी, वो पूरा परिवार कहलाएगा पूर्णांक का।
इंटीजर्स का। तो क्या शामिल करें इसमें? शून्य, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं जो पूर्ण रूप में दिखाई दे, ये पूरा पूर्णांक होता है। ये यहां तक समझ पाए? क्लियर है? 1/2 धर्मेशाहू प्राकृतिक नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो इन तीनों को समझिए, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब एक बात समझिए, पूर्णांक ऐसा समूह है जिसमें पूर्ण संख्याएं का परिवार भी आ रहा है और प्राकृत संख्याओं का भी परिवार आ रहा है। तो ये अपने आप में, पूर्णांक अपने आप में पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या को समेटे हुए। तो इस प्रकार सबसे बड़ी संख्या का समूह क्या हो जाएगा? बड़ी आसानी से आप बता सकते हो, पूर्णांक हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी आ रहे हैं इसके अंतर्गत। तो प्रश्न अगर पूछ दिया एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का समूह सबसे बड़ी समूह है, बड़े आसानी से बता पाओगे कि पूर्णांक अभी तक जितना पढ़ा है उसमें सबसे बड़ा है। इसी को वेन डायग्राम के माध्यम से अगर पूछ दे, अब ये वेन डायग्राम क्या होता है? वेन आरेख जिसको कहते हैं, जब हम किसी भी वस्तु को, आकृति को एक सर्कल के थ्रू या किसी संख्या को आकृति सर्कल के थ्रू डिनोट करें, एक वृत्त के द्वारा दर्शाएं, उसको वेन आरेख बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है? जनरली ये वेन आरेख किसी भी दिए हुए वस्तुओं, संख्याओं या अन्य चीजों के मध्य संबंध दर्शाने के लिए होता है। ठीक है? जैसे बात कर लेते हैं, इन तीनों संख्याओं को दर्शाते हुए वेन आरेख बताइए। या फिर प्रश्न दे दिया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक को दर्शाता हुआ निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सही संबंध दर्शाता है? सुनते चलिए आराम से। देखिए, अगर दिख नहीं रहा है तो समझिए, वीडियो को 480p में चलाइएगा, 480p में वीडियो को चलाइएगा, तब आपको क्लीन दिखने लगेगा। YouTube के सेटिंग में जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे चल रहे हैं अभी, 1-2 क्लास, सेटिंग होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, एडजस्ट होने में। एडवांस सेटिंग में जाइए, यूट्यूब की सेटिंग थोड़ी चेंज हुई है अपडेट करने के बाद। एडवांस सेटिंग में जाएंगे मैनुअली, उसमें देखेंगे 480p, उस रिजोल्यूशन में जब आप चलाएंगे तो आपको क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है? और अभी सुनते जाइए, अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। देखिए, वेन आरेख दर्शाना है तीनों संख्याओं के मध्य। जैसे कि मैंने कहा, क्वेश्चन अगर आ गया कि पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या को दर्शाते हुए वेन आरेख बनाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन ए दे दिया कि तीनों अलग अलग वेन आरेख के थ्रू दर्शाए जाएंगे, जिसमें से एक नेचुरल नंबर होगा, एक होल नंबर होगा और एक इंटीजर होगा। क्लियर? ऑप्शन बी बोल दिया कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को टच करेंगे, जिसमें एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर, एक इंटीजर। ऑप्शन सी बोल दिया, एक छोटा, दूसरा उससे थोड़ा बड़ा और तीसरा सबसे बड़ा, जिसमें ये नेचुरल नंबर, इसमें ये होल नंबर और इसमें ये इंटीजर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपको दे देगा कि एक सबसे छोटा, उसके ऊपर फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा उसके ऊपर, जिसमें नीचे वाला आपका नेचुरल नंबर, इसके दूसरे नंबर वाला आपका होल नंबर और तीसरा जो सर्कल है वो इंटीजर। बताइए कौन सा सही होगा? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं यूपीएससी लेवल तक के जो क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस कर रहा हूं यहां पर हमने जान लिया बाकी एग्जामों में क्या होगा कि इसके उदाहरण पूछ लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यूपीएससी में डिफरेंस क्या है? यूपीएससी थोड़ा सा प्रैक्टिकल पूछता है, उसका एप्लीकेशन पार्ट, ये एप्लीकेशन पार्ट है उसका कि कितना समझ में आपको आता है, उसको अप्लाई कहां कर सकते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है डी को और बिल्कुल करेक्ट है कि सबसे बड़ा इंटीजर तो है, उसके अंदर समाहित है आपका होल नंबर, उसके अंदर समाहित है आपका नेचुरल नंबर, एक दूसरे को समेटे हुए हैं। ठीक? तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि भैया 4, मैं आपसे पूछूं ये 4 किस प्रकार की संख्या है, तो आप बोल सकते हो ये नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्या है। इसको आप पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो, मतलब होल नंबर है। इसको आप इंटीजर भी बोल सकते हो, ये पूर्णांक है। वहीं अगर मैं ऋण 4 ले लूं
तो इस ऋण 4 को आप केवल बोलोगे कि ये पूर्णांक है, ये प्राकृत नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये केवल क्या है, पूर्णांक है। अंतर समझते चलिएगा बड़े आसानी से। ठीक, तो यहां पर का जो हमारा सेशन रहेगा ना, ये म्यूचुअल डिस्कशन वाला सेशन रहेगा। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें पहले समझाऊंगा, उसका कुछ एग्जांपल बताऊंगा और फिर आगे आके प्रश्न दूंगा जिसमें आपको पार्टिसिपेट करके आंसर करना है लाइव क्लास में। जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम लेंगे, यही तो फायदा है लाइव क्लास का। तो पार्टिसिपेशन बना रहेगा, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारे शुरू के 3 संख्या। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। चलिए, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, ये पूरा टॉपिक अलग से है, खैर चिंता मत करिए कि यहां कहां पढ़ा है, हमने तो पढ़ा नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिल्कुल पढ़े जाएंगे। अगला नंबर हेडिंग करेंगे अभाज्य संख्याएं। अगली संख्या का उदाहरण होगा अभाज्य संख्याएं। चलिए, अगला नंबर आपका क्या है, अभाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर बोलने से इंग्लिश में उतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, हिंदी नाम जान लिया कि अभाज्य संख्या है तो पता चल गया कि इसमें कौन सी संख्या आएगी। ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, अगर साधारण शब्दों में बोलें। लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर डेफिनेशन हम कर दें तो इसका स्पेसिफिक डेफिनेशन ये हो जाएगा कि ऐसी संख्या जो केवल खुद से या फिर एक से भाग चली जाए, अन्य संख्या से भाग ना जाए, उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। कहने का तात्पर्य है यहां पर जो संख्याएं होती है ना, वो खुद से तो भाग जाती ही जाती है, हर संख्या के साथ ऐसा होता है। और उसी संख्या के साथ ऐसा भी होता है कि वो संख्या एक से भी भाग चली जाती है, क्योंकि एक जो है सभी संख्या को भाग दे देता है। तो यहां पर तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है, अन्य कोई संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। अगर अन्य कोई संख्या से भाग नहीं जाएगा तो वो अभाज्य संख्या है। अब मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि पहला अभाज्य संख्या कौन सा है? अभाज्य संख्या की शुरुआत कौन से अंक से होती है, बताइए। विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? कमेंट करेंगे। यहां पर कमेंट आया है दीप्ति जी का 1 इन इट सेल्फ ओनली। फौजी जी कह रहे हैं कि 1। प्रिंस शर्मा बोल रहे हैं 1, 2। रमेश जी बोल रहे हैं 2। धर्मेश बोल रहे हैं 3। चलिए, यहां पर क्या है, बहुत सारे मतभेद वाली स्थिति है। ज्यादातर लोगों ने 2 कहा है, कुछ लोगों ने 1 भी कहा है। देखिए मैंने क्या कहा डेफिनेशन में, ऐसी संख्या जो खुद से और एक से भाग जाने के अलावा कोई अन्य संख्या से भाग नहीं जाएंगी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। योर फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। 1 को अभाज्य संख्या के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल जब हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, वैल्यू पुट करके करते हैं, जब वेरिएबल वाला या बीजगणित वाला पोर्शन आता है उसमें 1 को कंसिडर नहीं किया जाता। 1 और 0 को कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं किसी भी मान रखने के लिए। तो यहां पर भी आप ध्यान रखिएगा कि जो 2 है वो आपका पहला अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है, 1 आपका नहीं आएगा। तो यार फर्स्ट प्राइम नंबर, पहला अभाज्य संख्या है 2। 2 केवल 2 से जाएगा भाग और 1 से जाएगा, उसके अलावा और कोई संख्या 2 को भाग नहीं दे सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, जैसे कि मैंने कहा भाज्य संख्या की 2 क्राइटेरिया है, दो कंडीशन है। एक खुद से जाना चाहिए और 1 से जाना चाहिए। अगर आप 1 लोगे तो ये 1 के साथ 2 क्राइटेरिया तो नहीं हो रहा है, इसके साथ क्या क्राइटेरिया हो रहा है कि ये केवल 1 से भाग जा रहा है। अब दिक्कत वही है ना कि 1 जो है खुद को डिवाइड कर रहा है और 1 से भी भाग जा रहा है। कंडीशन एक ही फुलफिल हो रही है, 2 फुलफिल नहीं हो रही है, 1 को नहीं रखते हैं साथ में। ठीक, तो 2 होगा यहां पर पहला प्राइम नंबर, ध्यान रखिएगा। अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 3 होगा, जस्ट इसके बाद वाला, क्योंकि 3 को भी 3 ही भाग दे सकता है और 1 भाग दे सकता है, उसके अलावा और कोई भाग नहीं देगा। अगला हो जाएगा 5, इसके साथ भी केवल 5 भाग देगा इसको, या फिर 1 भाग दे सकता है और कोई भाग नहीं दे सकता। अगला हो जाएगा 7। अगला हो जाएगा क्या, बोलिए अगला क्या होगा 7 के बाद? जल्दी, 7 के बाद अगला क्या होगा? 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा, देखना चाहता हूं मैं। 1 ने सही जवाब दिया, बिल्कुल, धर्मेश साहू जी ने सही जवाब दिया, वेरी गुड वेरी गुड। 11। 9 नहीं होगा, ध्यान रखना ना, 9 नहीं होगा।
9 किस लिए नहीं होगा? 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 जो है 9 से भाग जाएगा, 1 से भाग जाएगा, ठीक है। 9 जो है वो 3 से भी भाग चला जाएगा, तो किसी अन्य संख्या मतलब तीसरी संख्या से भाग चला गया, तो काहे का प्राइम नंबर? बात समझ में आई? प्राइम नंबर सिर्फ 2 संख्या से भाग जाना चाहिए, खुद से और 1 से, बस। ठीक, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये फिर अगला 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29। इस प्रकार ये संख्या जो है प्राइम नंबर कहलाएंगी। स्पष्ट हो पा रहा है क्या? वेरी गुड। 31 अगला, ठीक है, करेक्ट। अर्चना पांडे जी 39 होगा कि नहीं एक बार अच्छे से बताइए। 39 डिविजिबल है किससे? 3 से ही डिविजिबल है 39। 3 एकम 3, 3 3 9, 39 नहीं होगा। समझ पा रहे? हाँ, चलिए हो गया, ठीक है, पता चल गया ना। आगे बढ़ो, बस एग्जाम्पल समझना। यहां महत्वपूर्ण क्या है? यहां महत्वपूर्ण है 2। ओके, योर फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, इतना ध्यान रख लेना। अगला देखो, 5वें नंबर की बात कर रहे हैं। 5वां नंबर आपका है यहां पर भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। इंग्लिश मीडियम वाले खासकर ध्यान देना, हिंदी मीडियम वाले तो ठीक है भाज्य संख्याएं कह लेंगे, नाम से स्पष्ट हो रहा है भाज्य अभाज्य। इंग्लिश में प्राइम और कॉम्पोजिट बोलने से उतना पता नहीं चल पाता है मीनिंग, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। उल्टा है जस्ट, किसका? अभाज्य का उल्टा है। जब जिस संख्या को खुद से और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग दिया जा सके, द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय एनी नंबर, by any other number other than itself or 1 is composite number। खुद से और 1 के अलावा कोई अन्य संख्या अगर भाग दे दे किसी संख्या को, वह संख्या कॉम्पोजिट कहलाएगी। योर फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। पहला भाज्य संख्या का उदाहरण 4 होगा, ध्यान रखना। तो 1 कहां गया? 1 ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है, तो क्या है? 1 आपका प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, अभाज्य और भाज्य नहीं है। यह होता है कॉन्सेप्ट, बात समझ रहे? ठीक है, 4 से शुरू हो रही है भाज्य संख्या का उदाहरण। अगला हो जाएगा क्या? 6, अगला क्या हो जाएगा? 8, अगला क्या हो जाएगा? 9, फिर 10, फिर 12, 14, 15, 16, 18, 19 तो नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम हो गया है, 20, 21, 22, 23 नहीं होगा, फिर क्या होगा? 24, 25, इस प्रकार। क्लियर है? ये सारे संख्या भाग चले जाएंगे किसी अन्य संख्या से, खुद से और 1 के अलावा, सारे के सारे भाज्य हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ऐसी संख्या जो अगर भाज्य होंगी तो वो अभाज्य नहीं हो सकती, अगर अभाज्य है तो भाज्य नहीं हो सकती। दोनों अलग अलग नंबर है, दोनों ऑपोजिट नंबर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नंबर है। ठीक, कोई अगर प्राइम हुआ तो कॉम्पोजिट नहीं हो सकता, कॉम्पोजिट हुआ तो प्राइम नहीं हो सकता। रटना नहीं है, समझना है। और एक बात और कान खोलकर सुन लीजिए सभी, जितनी मौजूदगी मुझे आज दिख रही है वही मौजूदगी मुझे रोज दिखनी चाहिए। अगर आप एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे, अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपके ये लाइव कोर्स का कोई मतलब नहीं होगा, या मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो केवल वो सीरियसली पूरा कर सकते हैं जो जॉब में है, जो मजबूरन लाइव क्लास नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है लाइव क्लास करने का और आप जानबूझकर क्लास मिस कर रहे हैं तो ये आपका नुकसान है, फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सोच समझकर मिस करिएगा क्लास को, ठीक है? जॉब वालों की बात अलग है, उनके लिए तो ऑप्शन ही नहीं बेचारों के लिए। वो क्या करेंगे? ऑफिस से आएंगे, अपना खाना पीना बनाएंगे और जैसे तैसे वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो कवर करेंगे, वो सीरियसली कर लेंगे वो अपना काम। जो जॉब में ना रहते हुए भी क्लास नहीं करेगा उसका सबसे बड़ा लॉस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो लाइव क्लास मुझे रोज इतनी संख्या और इससे ज्यादा, क्योंकि एडमिशन अभी भी चालू है और ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा लोग दिखने चाहिए। ये क्लियर है? यहां तक हमने देख लिया।
अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ऐसा वेन आरेख बनाइए जो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर को दर्शाता हो, 4 ऑप्शन आपके सामने रख दूं, यूपीएससी का प्रश्न आ गया मान लेते हैं। ऐसा वेन आरेख दर्शाइए जिसमें आपको प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर को दर्शाना हो। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए एबीसीडी कौन सा सही ऑप्शन होगा। एक प्राइम नंबर एक कॉम्पोजिट किसी को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जो दोनों संख्या को दर्शाता हो, प्राइम और कॉम्पोजिट, बताइए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही। और यहां पर बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है। और अगर दोनों इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है एक दूसरे से, तो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। क्लियर है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। हो गया, कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया, बहुत सही, ठीक, बहुत बढ़िया। जो जॉब में हर कोशिश कर रहे हैं उनके लिए तो फिर क्या कहना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मजा भी आएगा, लेकिन दिमाग भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने में कोई कमी नहीं करनी है, कसर नहीं छोड़ना है, मैं बता देता हूं पहले से। दिमाग लगाएंगे या लगाना चाहेंगे तभी आइएगा इस कोर्स में, अदरवाइज फिर मुश्किल होगा। अगली संख्या की बात करेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। अब देखिए क्या जुड़ा हुआ है, सह जुड़ा हुआ है, इंग्लिश में को जुड़ा हुआ है। मतलब जहां कहीं भी सह जुड़ा होता है, को जुड़ा होता है, उसका मतलब यह होता है कि उसके साथ कोई अन्य सदस्य भी होगा, किसी एक के साथ अन्य सदस्य भी होगा। सह का मतलब यही होता है, मतलब एक से अधिक पार्टिसिपेशन होने वाला है। तो ऐसी संख्या का समूह आएगा एक साथ जिसमें एक से अधिक संख्या इन्वॉल्व होगी, वह सहअभाज्य संख्या का समूह कहलाएगा। अब देखने वाली बात है कि कौन सी ऐसी संख्या का समूह सहअभाज्य कहलाएगा। हम शुरू में 2 संख्याओं का एग्जांपल लेते हैं और जनरली 2 संख्याओं का पेयर ही पूछा जाएगा पहचानने के लिए कि यह सहअभाज्य है या नहीं है। ठीक है, देखिएगा उदाहरण क्या है। सहअभाज्य, सह का मतलब बताया कि एक से अधिक संख्या आएगी। 2 संख्या का उदाहरण लेते हुए समझ रहे हैं पहले। अभाज्य का मतलब क्या देखा था, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब ऐसी संख्या जो भाग ना जाए, लेकिन यहां पर समूह की बात करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल संख्या की बात नहीं करेंगे। सुनिए, परिभाषा के तौर पे अगर लिखना चाहें तो इसमें हमको यह ऐड करना पड़ेगा कि ऐसी संख्या का परिवार, परिवार मत करिए, ऐसी संख्या का युग्म, ऐसी संख्या का युग्म जो एक दूसरे को भाग ना दे। ऐसी संख्याओं का युग्म जो एक दूसरे को भाग ना दे, ना ही किसी समान संख्या से भाग जाए, वो संख्याओं का युग्म सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। यह डेफिनेशन है। ठीक है, ऐसी संख्याओं का युग्म जो एक दूसरे को भाग ना दे, एक दूसरे से भाग ना जाए, या फिर किसी अन्य समान संख्या से भाग ना जाए, वो संख्याओं का युग्म सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। ये अगर चाहे डेफिनेशन तो लिख लें, उदाहरण महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रूफ जरूरी है, उदाहरण महत्वपूर्ण है हमारे क्लास में। पूरा बात उदाहरण के साथ करेंगे, बिना उदाहरण की बात ही नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पे बात किया 2 और 3 का। देखो, ऐसी संख्या का युग्म है 2 और 3 जिसमें ना तो 3 को 2 भाग दे पाएगा, ना तो 2 को 3 भाग दे पाएगा। दोनों एक दूसरे को भाग नहीं दे पाएंगे। भाग देने से आशय यह है कि पूरी पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए। भाग देने का आशय क्या है, पूरी पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए। ठीक है, अधूरा अधूरा भाग तो कोई भी दे देगा, पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए। तो पूरी तरीके से भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब एक दूसरे को भाग नहीं कर पा रहे हैं।
इसके अलावा कोई अन्य संख्या ऐसा नहीं है जो दोनों को भाग दे दे। एक के अलावा, एक का एग्जांपल नहीं लेंगे, ध्यान रखिए। एक के अलावा ऐसी कोई भी संख्या, समान संख्या जो दोनों को भाग दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया फुलफिल, क्राइटेरिया हो गया फुलफिल। ये दोनों जो एग्जांपल हुए वो किसके हुए? को प्राइम नंबर्स के, को प्राइम नंबर्स के। वैसे ही उदाहरण हो सकता है 3 और 5 का, ना 3 5 को भाग देगा, ना 5 3 को भाग देगा, और साथ ही साथ कोई एक समान संख्या जो है वो भी इन दोनों को भाग नहीं दे सकती। तो एक चीज देखिएगा, ऐसी संख्या का उदाहरण जो सहअभाज्य है, ठीक है, उसमें आने वाले दोनों संख्या यहां पर क्या है? इसमें आने वाले दोनों संख्या, इसमें भी क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्या ऐसा कहना सही होगा कि जब किसी भी प्रकार की सहअभाज्य संख्या का युग्म लें तो उसमें सभी आने वाले अंक जो होंगे या संख्या जो होगी वो अभाज्य होगी, प्राइम होगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसी संख्या का युग्म भी हो सकता है जिसमें एक प्राइम हो, एक कॉम्पोजिट हो, या फिर दोनों प्राइम हो, या फिर दोनों भी कॉम्पोजिट हो सकते हैं। दोनों कॉम्पोजिट मतलब दोनों भाज्य संख्याओं का युग्म भी सहअभाज्य संख्या हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात कर लेते हैं, उदाहरण के तौर पे बात कर लिया 4 और 9 का, 4 और 9 का। देखो, यह ऐसी संख्या का युग्म है जिसमें यह एक दोनों एक दूसरे को भाग नहीं दे सकते। ना तो 4 को 9 भाग दे पाएगा, ना ही 9 को 4 भाग दे पाएगा, और ना ही कोई ऐसी समान संख्या है, एक कॉमन नंबर है जो दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। है क्या? नहीं है, नहीं है। तो चूंकि ये डेफिनेशन मेरा फुलफिल कर रहा है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है मेरा, 4 और 9 हो जाएगा क्या? सहअभाज्य संख्या। बिल्कुल करेक्ट है। वैसे ही अब देखो, दोनों के दोनों क्या है इसमें? दोनों के दोनों 4 और 9 दोनों के दोनों आपका भाज्य है। फिर भी जब ये आपस में मिले तो सहअभाज्य संख्या का युग्म बना लिए। क्लियर? तो क्या है, जब सहअभाज्य संख्या की बात करेंगे ना तो यहां पर किसी एक संख्या को नहीं देखेंगे, क्योंकि सह जुड़ा हुआ है, एक से अधिक मिलकर बनाएंगे सहभाज्य। समझ में आई बात? तो दोनों के दोनों क्या हो गए? भाज्य हो सकते हैं। एक भाज्य एक अभाज्य हो सकता है। उदाहरण के तौर पे ले लिया 4 और 5, 8 और 11। देख लो, 4 और 5 में दोनों एक दूसरे को भाग नहीं देंगे, एक समान संख्या से भाग नहीं जाएगा। एक दूसरे को भाग नहीं देंगे, समान संख्या से भाग नहीं जाएगा। ठीक, तो सहअभाज्य संख्याओं के युग्म में दोनों के दोनों अभाज्य हो सकते हैं, दोनों के दोनों भाज्य हो सकते हैं, एक भाज्य एक अभाज्य हो सकता है। क्लियर? कोई भी दो संख्या जो मेरी ये कंडीशन फुलफिल करती है, मेरी मतलब सहभाज्य संख्या की कंडीशन फुलफिल करती है। बस ये कंडीशन ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंडीशन ध्यान रखिएगा। क्लियर है? समझ में आई बात की नहीं आई? प्राइम प्राइम, प्राइम कॉम्पोजिट या कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट, बिल्कुल दीप्ति जी, बिल्कुल करेक्ट है, सहभाज्य संख्या कहलाएगी। प्रश्न पूछे जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर जो वनडे एग्जाम होता है उसमें उदाहरण के साथ दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से संख्या के युग्म को, संख्याओं के युग्म को पहचानिए कि कौन सी सहअभाज्य है, को प्राइम है, पहचानना पड़ेगा। इससे अगर डायरेक्ट प्रश्न ना भी पूछे तो इसका यूज आपको पूछा जाता है। क्लियर है? 4 और 12 को प्राइम नहीं होगा जी। 4 और 12 को प्राइम कैसे होगा? 4 और 12 देखो क्या दिक्कत हो रही है। 4 और 12 अगर लेंगे तो इसमें 4 जो है 12 को भाग दे देगा, 4 तिया 12, तो फिर कैसे होगा? भाग नहीं देना है ना हमको, भाग नहीं जाना चाहिए, मैंने बोला है साफ साफ। इसी कारण कह रहा हूं, अगर किसी को लगे कि परिभाषा लिखनी है कॉपी में तो बिल्कुल लिखो, सेपरेट कॉपी बननी चाहिए। मैं बता रहा हूं, सेपरेट कॉपी क्लास वर्क की बननी चाहिए, जिसमें मैं जो भी बातें बोलूं वो आप नोट कर लें। चलती क्लास में पहले समझने पे ध्यान दें, और अगर कहीं कुछ छूट जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो तो है ही आपके पास, उसको जाके आप लिख सकते हो। बट कॉपी आपकी एक ही बनेगी, सेपरेट बनेगी मैथ्स की, थोड़ी मोटी सी कॉपी रखना आप। क्लियर है? जिसमें सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपके होंगे। चलो, आई होप आप सभी के डाउट यहां पर क्लियर हो गए होंगे जब हमने सहअभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट सुनिएगा जिसको बोलते हैं फैक्टर्स। देखिए, जब मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें इंग्लिश हिंदी की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कह दूं यहां पर प्राइम या कॉम्पोजिट
तो हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आना चाहिए, और कहीं भाज्य अभाज्य भी कह दूं तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आना चाहिए। उतना कोई टफ बात नहीं होती यहां पर। तो वही मैं कह रहा हूं कि एक कॉन्सेप्ट यह आएगा यहां पर फैक्टर का, HCF का। HCF का देखो, यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी सुन लो यहां पर क्या यूज है इसका, समापवर्तक। ठीक, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, यहां पर से कॉन्सेप्ट आ रहा है फैक्टर का। सुनो, को प्राइम नंबर या सअभाज्य संख्याओं का युग्म ऐसा युग्म होगा जिसका HCF 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें एक कंडीशन और जोड़ सकते हो, ऐसे युग्म जिसका HCF 1 हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा को प्राइम। एक और डेफिनेशन ऐड कर लेना। HCF कैसे निकाला जाता है, तो किसी भी संख्या का HCF उसके गुणनखंड करते हुए दोनों संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही HCF होता है। ज्यादा से ज्यादा कॉमन होने वाला, ज्यादा से ज्यादा दोनों में कॉमन निकाल सके हम, वो HCF होता है। तो आप देखो ना, इसमें कॉमन क्या निकाल पाओगे, दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन एक ही निकलेगा। मतलब ऐसी संख्या जो दोनों से निकल सकती है, दोनों को भाग दे सकती है ज्यादा से ज्यादा, तो क्या होगी, एक। यहां पर भी ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या निकलेगा, एक। यहां से भी देख लो, ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन निकलेगा या दोनों को भाग दे पाएगा वो भी क्या होगा, एक। यहां पर भी सब में एक है। मतलब ऐसी संख्या का युग्म जिसमें HCF आपका एक आए, क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। इसको भी आप ऐड कर लेना। ठीक है, मैं फिर से बहुत ही स्लोली रिपीट कर रहा हूं, ऐसी संख्या का युग्म जिसका HCF 1 हो वह भी सअभाज्य कहलाएगा। महत्तम समापवर्तक 1 हो, क्या कहलाएगा, सअभाज्य कहलाएगा। तो वो जो डेफिनेशन दिया उसके अलावा ये एक और आप ऐड कर लेना कंडीशन। ठीक, समापवर्तक और समापवर्ती अलग अलग है, बिल्कुल पता है मुझे। महत्तम समापवर्तक होता है, लघुत्तम समापवर्ती होता है। ठीक है ना, एक अपवर्त्य है जिसको मल्टीपल बोलते हैं, और एक अपवर्तक है जिसको फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है, दोनों अलग अलग चीजें, तो दोनों अलग अलग ही तो बोला मैंने। क्लियर है क्या यहां पर सभी? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, हां समझ में आ रही है बातें, यहां तक क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, आपका रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी होगा। लाइव क्लास से जुड़े हुए छात्रों से निवेदन है, जब मैं कोई चीज पूछूं तो प्लीज रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां से सअभाज्य संख्याओं का तक का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया खत्म। अब दो बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या शुरू हो रही है जिसका एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है। HCF क्या होता है धर्मेश जी? जिससे HCF का मतलब, उदाहरण के तौर पे देखिएगा, उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर मुझे HCF, वैसे HCF वाला टॉपिक पढ़ेंगे अलग से, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, HCF अगर 4 और 6 का निकालना पड़े तो हम क्या करते हैं, पहले 4 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आता होगा ना, कि ऐसी संख्या जो है किससे किससे मिलके बनी है, तो 2 गुणित 2 4 होता है। वहीं 6 की बात करेंगे तो 2 गुणित 3 हो जाएगा। और इन दोनों का अगर HCF निकालना पड़े, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो लिए हुए हैं ये हमारे फैक्टर है। कॉमन मतलब दोनों में कॉमन, ज्यादा से ज्यादा मतलब हाईएस्ट। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 4 और 6 का HCF कितना आ जाएगा, 2। बात समझ में आई आपको? वही 2 और 3 का उदाहरण लिया था, तो 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 1। 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणित 1। तो अब मुझे बताइए दोनों में कॉमन क्या है, केवल एक है ना कॉमन, तो इस वजह से इसका HCF 1 होगा। अभी के लिए इतना समझना काफी है, बाकी जब HCF LCM पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है क्या अभी धर्मेश जी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। यहां से भाई हमारा शुरू हो रहा है बहुत जबरदस्त टॉपिक, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो बहुत सारे छात्रों को इसमें दिक्कत जाती है, तो वो दिक्कत आज आपकी दूर कर देते हैं।
सारे एग्जाम्पल आपके नोट हो गए होंगे आई होप। अगर नहीं हुए हैं तो बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं होगी। हेडिंग क्या रहेगी आपकी? परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्या की। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो कह रहा हूं एक एक बातें एक एक बारीकी पकड़नी है ना, क्योंकि जहां बारीकी छोड़ा आपने वहां से प्रश्न पूछ दिया फिर गए, तो एक एक बातें ध्यान रखनी है। परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रैशनल, रैशनल नंबर्स। ठीक। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो अंश और हर के रूप में दर्शाए जा सकते हैं। एकदम सिंपल, ध्यान से सुनिए एक एक बात जो मैं कह रहा हूं। ऐसी संख्या जिसको अंश और हर के रूप में दर्शाया जा सके, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी संख्या जिसको अंश और हर, मतलब P और Q, P बाई Q, P हो गया अंश, Q हो गया हर, P हो गया न्यूमरेटर, Q हो गया डिनोमिनेटर। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q is known as rational number. There is a condition that Q must not be zero. Q must not be zero, मतलब उस परिमेय संख्या को जिसको अंश और हर के रूप में हमने दर्शाया है, हर में शून्य ना हो। तो इस कंडीशन को छोड़ के जितने भी अंश और हर के रूप होंगे सभी के सभी परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, बस स्वीट एंड शॉर्ट डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है पूरा पूरा परिमेय संख्या का। ऐसी संख्या जिसको P बाई Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, अंश और हर के रूप में निरूपित कर सकते हैं, बस आपका हर को जीरो नहीं करना है, तब सारी चीजें ठीक रहेगी और वो परिमेय संख्या कहलाएगी। क्योंकि अगर आपने किसी भी अंश और हर में से हर को जीरो कर दिया, जैसे मान लेते हैं 2 लिया और हर में जीरो कर दिया, तो इसका मतलब हो जाता है अनंत, इंफिनिटी, जो एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब अंश को रखा और हर को जीरो कर दिया, वो बन जाएगा इंफिनिटी, जो परिमेय संख्या नहीं है। इस कारण हर में जीरो नहीं रखना है। ठीक, बस। तो क्या इसका मतलब मैं ये निकालूं अंश को जीरो कर सकता हूं मैं, हाँ या ना? मेरा ये डेफिनेशन हो गया पूरा किसका? परिमेय संख्या का। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, सोचने पे मजबूर होइएगा, सोचने पे मजबूर होना है, सभी को सोचना पड़ेगा। मैंने कहा हर जीरो नहीं होना है, क्या अंश जीरो हो सकता है? कर दूं क्या? तो आप बोलेंगे कि हां सर, आपने जिस प्रकार से डेफिनेशन दिया है और आपके डेफिनेशन के अनुसार मैं केवल हर को जीरो नहीं कर सकता, लेकिन अंश को तो जीरो कर सकता हूं। बिल्कुल अंश को जीरो कर दीजिए। अगर किसी भी परिमेय संख्या के अंश को जीरो किया आपने और हर में कोई नंबर होगा, जैसे 0/2 हो सकता है, 0/3 हो सकता है, 0/4 हो सकता है, तो ऐसी संख्या जिसका अंश शून्य हो वो संख्या जीरो बन जाती है। क्या बन जाती है? जीरो बन जाती है। और चूंकि ये हमारा डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब जीरो भी आपका परिमेय संख्या होगा। हमको तो हर जीरो नहीं करना था, नहीं किया, अंश जीरो कर दिया, और अंश जब हमने जीरो किया परिमेय संख्या में, इसको जीरो किया, तो ये तो पूरा पूरा जीरो बन गया और डेफिनेशन भी हमारा सही है। तो मतलब जीरो जो है ना, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इस वजह से ये परिमेय संख्या कहलाएगा। तो जीरो भी परिमेय संख्या है। ठीक, अब अल्टीमेटली जीरो लिखो या 0/2 लिखो, 0/2 लिखो, है तो P बाई Q के रूप में ना। ये देखो, अगर केवल कोई शून्य लिखा हुआ है तो शून्य के नीचे कुछ भी ले आओ आप, शून्य के नीचे 4 ले आओ, शून्य के नीचे 5 ले आओ, या शून्य के नीचे 23 ले आओ, कुछ भी ले आओ, ये अल्टीमेटली होगा तो शून्य ही। ये सारा शून्य के बदले लिख सकते हो आप, और शून्य के नीचे चूंकि कुछ भी आप ला सकते हो, तो ये P बाई Q के रूप में दिख रहा है, और जो भी P बाई Q के रूप में निरूपित होगा वो आपका परिमेय हो गया।
क्लियर है? समझ में आई बात? तो आपका पहला उदाहरण हो गया परिमेय संख्या का शून्य। परिमेय संख्या का पहला उदाहरण हो गया आपका शून्य। शून्य आपका परिमेय संख्या होगा। कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है अब शून्य परिमेय संख्या है, तो वो बोलेगा कि पी बाई क्यू के रूप में तो नहीं है, तो क्या करोगे आप? 0/2 लगा के दिखा देना, 0/3 लगा के दिखा देना, ये देखो पी बाई क्यू हो गया, बन गया परिमेय। बता देना कंडीशन तो आपने फुलफिल की है कि पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया और हर को नहीं जीरो किया है, अंश को तो कर सकते हैं बस। दूसरा प्रश्न मैं अगर पूछूं क्या 2 आपका परिमेय संख्या है या नहीं है, क्या बोलोगे? आर मतलब रैशनल नंबर। 2 आपका परिमेय होगा या नहीं होगा? 2 आपका परिमेय होगा कि नहीं होगा? क्या कहते हैं? बिल्कुल 2 आपका परिमेय संख्या होगा, 3 भी होगा, 1 भी होगा, 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाएंगी। 1 से शुरू करते हुए 1 2 3 4 5 कहां तक, जहां तक गिनती कर सकते हैं, ये सारे के सारे आपके परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो आपका सवाल अब ये होगा कि सर ये तो पी बाई क्यू के रूप में नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कर दूंगा ये 1/1 2/1 3/1 4/1। किसी भी संख्या के बटे में 1 अगर करोगे तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ता। 4/1 का मतलब 4 ही होगा, 3/1 का मतलब 3 ही होगा, 2/1 का मतलब 2 ही होगा। तो इस संख्या के ओरिजिनल फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस डेफिनेशन को पूरा करने के लिए पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया, फर्क थोड़ी पड़ता है, वैल्यू तो वही रहेगा। तो देखो पी बाई क्यू पी बाई क्यू पी बाई क्यू पी बाई क्यू दिख रहा है ना मेरा, और चूंकि पी बाई क्यू के रूप में निरूपित कर दिया तो ये सारे के सारे जो अंक हैं परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक, तो शून्य के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितना, जहां तक गिनती कर सकते हैं सभी संख्याएं परिमेय कहलाएंगी, परिमेय कहलाएंगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर आपके परिमेय होंगे। कह सकता हूं सारे के सारे पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, कह सकता हूं, क्यों? उनके बटे में 1 लगा देना। ठीक है, अनंत क्या होता है किसी को नहीं पता ना, इस कारण अनंत नहीं बोलते हम। अनंत मतलब क्या? नॉन डिफाइंड, जिसको परिभाषित ना कर सके। लेकिन यहां गिनती कर रहे हैं तो परिभाषित तो कर पाएंगे ना, गिनती करने वाली संख्याओं को ले रहे हैं, इस कारण अनंत नहीं लेते। स्पष्ट हुआ आपको? चलो, सभी संख्याएं ये क्या है? होल नंबर है, तो पूरी की पूरी होल नंबर पूर्ण संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या ऋणात्मक संख्या परिमेय हो सकती है क्या? जैसे क्या ऋण 2 हो सकता है आपका परिमेय? क्या ऋण 3 हो सकता है क्या परिमेय? बिल्कुल हो सकता है। परिभाषा में तो ऐसा नहीं बोला कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ऋण 2/1 ऋण 3/1, मतलब ऋणात्मक संख्याएं भी परिमेय होंगी। मतलब इसका क्या आप ये बोल सकते हो क्या इंटीजर्स भी आपके, मतलब पूर्णांक भी आपके परिमेय संख्याएं होंगी? बिल्कुल, इंटीजर भी आपका परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक भी आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये जो उदाहरण लिखा है ऋणात्मक संख्याओं के बटे 1 के रूप में पी बाई क्यू के रूप में, ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। डेफिनेशन पूरा कर रहा है आपका। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हुआ क्या? चलो आगे बढ़े थोड़ा। स्पीड तो ज्यादा नहीं हो रही है, किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है स्पीड की वजह से? मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत धीरे बताऊं, पकड़ के रखिएगा बस, छोड़ना नहीं है, दिमाग लगाना है। कोई अगर नोट करने आया यहां पर तो उसके लिए क्लास नहीं है। ठीक, चलो तो देखो एक और बात कि अगर मुझे सभी प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक को ही परिमेय कहना पड़ता तो अलग से परिमेय संख्या मैंने क्यों लिया? मैं उसको या तो पूर्णांक ही बोल के काम चला लेता अगर इस प्रकार का उदाहरण होता, या इस प्रकार का उदाहरण होता तो मैं उसको पूर्ण संख्या बोल के काम चला लेता। मैं अलग से परिमेय संख्या के नाम पे क्यों लेके आया इसको? तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि सर पूर्णांक और पूर्ण संख्या के अलावा ऐसी कुछ संख्याएं भी होती है जो p बाई क्यू के रूप में होती है, लेकिन वो पूर्णांक या पूर्ण नहीं होती, मतलब दशमलव संख्याएं, मतलब दशमलव संख्याएं। जैसे जैसे 1/3 3/4
7/11, 13/5 सारे के सारे क्या उदाहरण हैं? दशमलव संख्याओं के उदाहरण हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत दशमलव संख्याएं भी आती है। उदाहरण बता दिया। तो क्या ये पूर्ण है? क्या नहीं है? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आता है? 0.333। ये करोगे तो क्या आता है? 0.75। ये करोगे तो 7/11 भाग दे के देखना पड़ेगा। तो मतलब यहां पर जो संख्याएं मिलेंगी दशमलव के रूप में मिलेंगी, परिमेय है। क्यों परिमेय है? P/Q के रूप में है ये। समझ में आई बात? तो क्या क्या शामिल होगा? ये तो बात कर ली उदाहरण की, ये तो हमने बात कर लिया उदाहरण के। अगर बोले कि परिमेय संख्या में क्या क्या शामिल होगा तो देखिएगा, दो चीजें शामिल होगी। पहला, पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं इसके अंतर्गत शामिल होगी, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। अब देखो, अगर मैंने जब इंटीजर्स लिख दिया तो इसके अंतर्गत प्राकृत भी आ गया, मतलब नेचुरल भी आ गया, और होल नंबर भी आ गया। ये अंडरस्टूड रखिएगा, कॉमन सेंस है। जब मैं यहां पूर्णांक लिख दूं तो अलग अलग आपको पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी पूर्णांक के अंतर्गत पूर्ण संख्या भी आ रही है, मतलब होल नंबर भी आ रहा है, और प्राकृत संख्या भी आ रही है, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरी संख्या दशमलव संख्या है। दूसरी संख्या दशमलव संख्या है, जिसको डेसिमल भी बोलेंगे, डेसिमल्स भी बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों परिमेय संख्याओं के परिवार में आते हैं। लेकिन फिर से वही बात, डेप्थ में जाना पड़ेगा। दशमलव में भी दो परिवार होते हैं। एक होता है जिसको P/Q में बदला जा सकता है, मतलब परिमेय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ दशमलव संख्याएं ऐसी होती है जिसको P/Q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते, मतलब जिसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, वो दशमलव अपरिमेय कहलाते हैं। तो यहां पर एक चीज स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे दशमलव जो टर्मिनेटिंग हो, क्या हो? टर्मिनेटिंग। इसका मीनिंग मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, बने रहिएगा। बस क्या करना, दशमलव, डेसिमल्स। कौन से डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हिंदी में बोलेंगे परिवर्तनीय। परिवर्तनीय दशमलव। किसमें परिवर्तनीय? P/Q में परिवर्तनीय। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कन्वर्टिबल, जिसको बदला जा सके। किसमें बदला जा सके? P/Q में बदला जा सके। तो ऐसे दशमलव जिसको टर्मिनेट किया जा सके, मतलब जिसको परिवर्तन करके P/Q में लिखा जा सके, टर्मिनेट करके P/Q के रूप में लिखा जा सकते, वो सारे दशमलव परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप परिमेय संख्या के उदाहरण के तौर पे दशमलव संख्याओं को जोड़े तो उसमें एक चीज जोड़ना ना भूले, इंग्लिश मीडियम वाले टर्मिनेटिंग और हिंदी मीडियम वाले परिवर्तनीय। नाम स्पष्ट हुआ क्यों बोल रहे हैं? टर्मिनेटिंग या परिवर्तनीय मतलब P/Q में परिवर्तनीय या टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का और सरल मतलब इंग्लिश मीडियम में क्या होगा? कन्वर्टिबल, जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q में। बताइए अब कॉन्सेप्ट पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए? देखो, नंबर की ही बात कर रहे हैं अभी, लेकिन उसमें से इतना कॉन्सेप्ट निकल के आया है जिसके डेप्थ में जाने की हम उतनी कोशिश नहीं करते हैं जनरली, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और बने रहेंगे। चूंकि जैसे कि मैंने कहा नंबर सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें आपको नंबर्स के बारे में जानना पहले जरूरी है, क्योंकि प्रश्न कभी दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक ऐसा है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सा है, ऐसा ऐसा कुछ भी आपका प्रश्न बोल सकता है, तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्लियर है? टर्मिनेटिंग मतलब कन्वर्टिबल, मतलब परिवर्तनीय, ऐसा दशमलव जो परिवर्तनीय हो, कन्वर्ट हो सके। किस में कन्वर्ट हो सके? कि ऐसा दशमलव जो P/Q में परिवर्तन हो सके, P/Q में कन्वर्ट हो सके, तो उसको टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं। टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं जो P/Q में परिवर्तित हो जाए, बस उसका क्या मतलब है? हो गया। चलो अगला, अगला है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो डेफिनेशन तो क्लियर होगा। परिमेय संख्या के डेफिनेशन के तौर पे हमने देखा था कि ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में निरूपित किया जा सके वो परिमेय होती है, रैशनल होती है। जस्ट उल्टा अपरिमेय होगा, नाम से स्पष्ट है, ऑपोजिट नंबर है ये। इंग्लिश में बोलेंगे इररेशनल। इररेशनल नंबर्स।
मेंस वाले खासकर ध्यान देंगे भाई, उठा देता है प्रश्न यहां से, डेफिनेशन भी पूछ देता है, बराबर लिखने को भी आना चाहिए, ठीक है ना। इतना जितना मैंने बताया लिख दिए, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। मैथ्स में नंबर नहीं कटते, नंबर नहीं कटते भाई। मेंस वाले खासकर ध्यान देंगे इस सेक्शन से, वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब हमारा आवर्ती दशमलव संख्याएं आएगा उसका प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, ध्यान रखना यहीं से सारे प्रश्न बनेंगे, आगे नहीं तो नहीं बनेगा। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा पाएगा, जिनको p बाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकेगा, वो अपरिमेय कहलाएंगी। सीधा सीधा बात है, p बाई क्यू में लिखे तो परिमेय, p बाई क्यू में नहीं लिखे अपरिमेय। तो ऐसी कौन सी संख्या है भाई जिसको p बाई क्यू में नहीं लिख पाएंगे? तो कुछ ऐसे दशमलव होते हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में निरूपित आप नहीं कर पाते हो आप। उदाहरण देखिएगा, बता रहे हैं, उदाहरण देखिएगा, √2, √3, √5, √15, √7, वैल्यू ऑफ पाई, ये सारे जो हैं अपरिमेय दशमलव या अपरिमेय संख्या के उदाहरण। सारे रूट्स नहीं मानसी जी, √4 अगर लिख दूंगा तो क्या वो अपरिमेय होगा क्या? √4 लिखूंगा तो क्या अपरिमेय होगा क्या? नहीं, क्योंकि √4 का मान होता है 2 तो आपका क्या है? परिमेय है। तो सारे रूट वाले वैल्यू नहीं, ऐसे रूट वैल्यू जिसके अंतर्गत सामान्यतः अभाज्य संख्याएं आती है। क्लियर है? तो √2, √3, √5 वैल्यू ऑफ पाई इज द एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। रीजन भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एकदम कान खोल के सुनिएगा। आज का ये लास्ट है कॉन्सेप्ट, इसके बाद कल हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा भी। उदाहरण के तौर पे लिया मैंने 0.23, मैंने बोला इस दशमलव को p बाई क्यू में निरूपित करो। प्रश्न दे दिया आपको, ये आपको प्रश्न दिया मैंने, दिए हुए संख्या को p बाई क्यू के रूप में निरूपित करो, और वो दी हुई संख्या क्या है? 0.23। तो आप बड़े आसानी से p बाई क्यू में निरूपित कर दोगे 0.23 को, क्या करके 23/100 कर दोगे, क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक संख्या थी। तो जब इस 0.23 को आपने 23 लिखा तो नीचे 2 शून्य लगाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 स्थान थे अंकों के, तो 2 शून्य लगा दिया। तो 23/100 ये हो गया p बाई क्यू के रूप में निरूपित, और ये बन गया परिमेय संख्या। मतलब प्रूफ है कि ये परिमेय संख्या है 23/100। ठीक, अगर आपको बोला कि 0.7 को करो तो आप बोलोगे 7/10 हो जाएगा सर, ठीक है। अगर मैंने बोला 0.213 को करो तो आप बोलोगे सर 213 बटे हो जाएगा 1000, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक थे तो 1000 लगा दिया, 3 शून्य लगा दिया, ठीक है। सारे के सारे दशमलव p बाई क्यू में परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब ये सारे दशमलव परिमेय हैं। लेकिन इन दशमलव के साथ ऐसा क्या हो रहा है? इसका मान होता है 1.414, कंटिन्यू चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसका मान होता है 1.732 ... मतलब चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। पाई का मान होता है 3.14, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कभी खत्म नहीं हुआ आज तक, कोई ढूंढ नहीं पाया इसका एंड। दशमलव के बाद संख्याएं आती जा रही है, आती जा रही है, जिसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी भी कोई भी संख्या रैंडमली आ रही है। तो अब एक बात सुनना, पाई का जैसे मान लिया, उदाहरण लिया हमने 3.14, और इसके बाद संख्याएं बार बार आती जा रही है, कोई भी संख्या रैंडमली आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। तो जब दशमलव के बाद संख्याएं सीमित नहीं है, बार बार आते जा रही हैं, तो जब आप इसको p बाई क्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे 314 कुछ और लिखते हुए, लेकिन नीचे कितने शून्य लगाने हैं कैसे पता चलेगा? दशमलव के बाद से तो संख्याएं खत्म ही नहीं हो रही है, तो नीचे कितने शून्य लगाने हैं कैसे पता चलेगा? ठीक, तो जब तक आप एग्जैक्ट p बाई क्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे जिस दशमलव को, वो अपरिमेय कहलाएंगी, क्योंकि p बाई क्यू में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के बाद अंक जो आ रहे हैं उनमें कोई पैटर्न नहीं है, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। इसकी वजह से दशमलव शून्य कितने लगाने हैं हर में, यह आपको नहीं पता चलेगा, तो p बाई क्यू में कन्वर्ट आप
नहीं कर पाओगे, पी बाई क्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। यहां पर तो सीमित था ना, 2 1 3, 3 अंक था दशमलव के बाद, 3 जीरो लगा दिया, 1 जीरो लगा दिया क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक था, दशमलव के बाद 2 अंक था तो 2 जीरो लगा दिया। दशमलव के बाद आने वाले अंक सीमित होने चाहिए या एक पैटर्न में होने चाहिए, यहां पर कोई पैटर्न नहीं है। कितने जीरो लगाओगे बताओ आप खुद, अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है। तो इस वजह से पी बाई क्यू में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ये भी, इस कारण ये अपरिमेय है। रीजन क्लियर हुआ? रीजन क्लियर हुआ क्या? ठीक है, चलो। अब मानसी जी पूछ रही हैं कि व्हाट अबाउट 22/7। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 22/7 आपका परिमेय होगा या अपरिमेय? क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? 22/7 पाई तो डैम श्योर आपका अपरिमेय है। वैल्यू ऑफ पाई इज इरेशनल, अपरिमेय। 22/7 परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? 22/7 परिमेय होगा। डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट से भटकना नहीं है, क्योंकि मैथ्स में हमारे अपवाद नहीं होते, मैथ्स में हमारे अपवाद नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 22/7 किसके रूप में दिख रहा है आपको? P बाई क्यू के रूप में दिख रहा है ना। और जहां कोई चीज P बाई क्यू के रूप में दिखी, अपने आप में वो डेफिनेशन है किसका? परिमेय संख्या का भैया। तो ये तो P बाई क्यू के रूप में है 22/7, तो ये परिमेय होगा, जबकि पाई अपरिमेय होगा। तो ऐसा कैसे हो गया? पाई अपरिमेय और जो 22/7 है वो परिमेय। वो इसलिए हुआ क्योंकि आज तक जो हम पाई का मान 22/7 पढ़ते थे, वो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। स्कूल में जो हमको बताया जाता है ना कि जो 22/7 पाई का मान है, वो 22/7 पाई का मान नहीं होता, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, लगभग मान होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक, तो पाई का मान ना अप्रोक्सीमेट होता है 22/7, ना कि एग्जैक्ट। कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए, हमको गणना करने की सुगमता के लिए उसको यूज में लाते हैं। पाई की जगह 22/7 ले लो बेटा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्षेत्र मिति में करते थे जनरली, तो स्कूल में ये तो बता देते हैं कि 22 के पाई की जगह 22/7 लेना है, रीजन नहीं बताते। रीजन ये, उसका रीजन भी देखो, पूरा बता देता हूं। ये शुरू हो रहा है 3.14 से, चलता जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। 22/7 की भी शुरुआत 3.14 से होती है, लेकिन ये एक जगह पे जाके समाप्त हो जाता है, ऐसा लिमिट हो जाता है। और जब लिमिट हो गया दशमलव के बाद अंक, तो पी बाई क्यू में बदल दोगे आप उसको। जबकि ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो कैसे बदलोगे? नहीं बदल पाओगे। समझ में आया रीजन? 3.14 से शुरुआत हो रही है 22/7 की भी और पाई की भी। ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा है दशमलव के बाद, जबकि ये 3.14 आगे जाके खत्म हो जाता है। और जब खत्म हो जाता है तो 22/7 तो ऑलरेडी दिख रहा है आपको पी बाई क्यू के रूप में, ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं है। इस वजह से पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। समझ में आया क्या अभी रीजन? सभी को, सभी को रीजन समझ में आया क्या? हाँ या ना? क्षेत्र मिति में करते हैं, जहां कहीं भी सर्कुलर शेप आता है, उसके कैलकुलेशन के लिए एरिया हो, वॉल्यूम हो, वहां पर पाई यूज होता है। ठीक, अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, अब मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं 0.333333 कंटिन्यू चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, परिमेय होगा या अपरिमेय? 0.3333 कंटिन्यूएशन में चले जा रहा है, चले जा रहा है, परिमेय होगा या अपरिमेय? रैशनल होगा या इररेशनल? सेम उसके साथ रीजन वही है, 1.414 1.732, दशमलव के बाद अंक फिक्स नहीं है। ठीक है, पी बाई क्यू में एक्सप्रेस नहीं होगा ना मानसी जी, इसी कारण तो कह रहे हैं इनको, इसी कारण तो इनको कह रहे हैं अपरिमेय, पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस नहीं होगा ये। समझ में आई बात? ये तो अपरिमेय के तो उदाहरण देखे, तो पी बाई क्यू में कैसे एक्सप्रेस होगा? ये भी पी बाई क्यू में एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें भी अंक जो है सीमित नहीं है, खत्म नहीं हो रहे। अब सुनिए, 0.333333 कभी खत्म नहीं हो रहा है, ये आपका परिमेय है।
जितने लोगों ने अपरिमेय बोला है गलत है, ये आपका परिमेय है। अब मुझे एक चीज बताइए, 1/3 का मान क्या होता है? आप बोलोगे 1/3 का मान यही होता है सर, 0.3333। और जब 1/3 का मान खुद 0.333 होता है और 1/3 p/q के रूप में हो रहा है, तो ऑब्वियसली जब ये परिमेय दिख रहा है हमको, तो ये भी तो परिमेय होगा। और 1/3 का एग्जैक्ट मान होता है ये 0.3333। ठीक है। अब इसका रीजन कल आपको बताएंगे कि ये जो दशमलव है, जो दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं हो रहा है, असीमित है, तो ये कैसे परिमेय हो गया। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुन लो। वो इसलिए क्योंकि ऐसे दशमलव आवर्ती दशमलव में कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे दशमलव आवर्ती दशमलव कहलाते हैं। आवर्ती मतलब रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। और रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो p/q में परिवर्तित किए जा सकते हैं। उनको कैसे परिवर्तित करेंगे, इसके संबंध में कैसे प्रश्न बनेंगे, वो आपको कल की क्लास में हम करेंगे। तो आज का हमारा ये था कॉन्सेप्ट, और कल हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपको अब सारी चीजें समझ में आने लगेगी जब हम प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न बनाना भी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन वही बात होती, फिर कुछ के दिमाग में घुसता, कुछ के दिमाग में नहीं घुसता कॉन्सेप्ट के अभाव में। आज पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया। मैंने बताया आज जितने भी आवर्ती दशमलव होंगे, आवर्ती बोलने का मतलब दशमलव के बाद असीमित संख्याएं तो आ रही है, लेकिन उनमें एक पैटर्न है। पैटर्न इस तरीके से कि संख्याएं रिपीट हो रही है, और जो संख्या रिपीट होती है उसको आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती मतलब रिपीट होना, मतलब रिकरिंग होना, बार बार आना। और जब कोई संख्या दशमलव के बाद बार बार आएगा, p/q में परिवर्तित होता है और वो परिमेय होता है। इतना आप आज समझ लीजिए। इसके पीछे कल पूरा रीजन और इसके एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है। तो ये था आज का पहला क्लास। इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया गया, नंबर्स के बारे में बताया गया। रिवीजन जरूर करके आइएगा, एक एक बारीकों को ध्यान में रखिएगा, जो डाउट होगा उसको पूछिएगा जरूर। दूसरी बात, कुछ होमवर्क आपको मेरी तरफ से मिलेगा, और वो ये है कि जो भी एग्जाम आप देते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन खुद से करना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं हमको। तो कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको 20 तक का पहाड़ा आना चाहिए। अगर किसी कारणवश 20 तक का पहाड़ा नहीं आता, ज्यादातर लोगों को नहीं आता, ठीक है, वो मुझे पता है, तो चिंता वाली बात नहीं है। आपको बस इतना करना है कि 1 से 20 तक की संख्या का वर्ग याद कर लेना है। ठीक है। क्या कर लेना है होमवर्क में, ये आपके लिए ही है। आप करोगे तो फायदे में रहोगे, और ये आप अभी नहीं तो उस समय महसूस करोगे, जो मैंने कहा था, जब आप एग्जाम दोगे, जब उसकी एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी। तो 1 से 20 तक की संख्या का वर्ग याद कर लेना, याद कर लेना कह रहा हूं, क्योंकि अब आपको ये तो नहीं बोलेगा कि 15 का वर्ग क्या होगा, कैलकुलेट करके बताओ। वो डायरेक्ट याद आना चाहिए। पहाड़े भी हमने याद ही किए थे, तो इन सब चीजों को याद करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। 1 से 20 तक की संख्या का वर्ग और 1 से 15 तक की संख्या का घन मतलब क्यूब याद करना है, कॉपी में लिख लेना है। कितना? ठीक। 1 से 20 तक के संख्या का वर्ग मतलब स्क्वायर, और 1 से 15 तक की संख्या का घन मतलब क्यूब। इतना कॉपी में लिख के याद कर लेना, बहुत काम आता है कैलकुलेशन में। लिख के रख लीजिए। ठीक है। कमी महसूस होगी अगर आप नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर है। मैंने बता दिया मेरा काम, और आगे आपका काम, आपको जैसा अच्छा लगता है। ठीक है। तो चलिए फिर कल तो नहीं, क्योंकि हमारा जो सेशन है, जैसे कि हमने कहा था, मंडे टू फ्राइडे चलेगा। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा आपको, आपके क्वेश्चन रिवीजन के लिए, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक। तो मंडे से फिर से मिलेंगे, 2:45 का समय होगा। हम पूरे क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, पूरा डेप्थ में जाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।